नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 12 जुलाई 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज कैटल सेल रूल्स अक्रॉस नेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जो मवेशियों की बिक्री पर रोक लगाई गई थी उस पर स्टे लगा दिया है। अर्थात मवेशियों की बिक्री जो है अब वो मार्केट में हो सकेगी। तो आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने अभी क्या किया था, एक नया नियम बनाया था और उस नियम के अनुसार उसने आदेश दिया था कि अब जो मवेशी हैं वो मेलों में स्लॉटर के लिए अर्थात काटे जाने के लिए नहीं बेचे जा सकेंगे। अब हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं होती है मेलों में कि खरीदे जाने वाले पशु किस उद्देश्य से खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जितने भी पशु बाजार थे पूरे देश भर में, तो उन पे विपरीत असर पड़ रहा था और लोग डर के मारे, बहुत सारे लोग ना तो बेचना चाहते थे ना खरीदना चाहते थे कि कहीं उनके ऊपर इस नियम के तहत कार्रवाई ना कर दी जाए, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता है। क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है उसमें सभी को थोड़ा सा भय लगा रहता है इन सारी चीज़ों को लेकर के। क्योंकि अगर सरकार या पुलिस कार्रवाई ना भी करे तब भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि अपने से ही कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं और इसे कहते हैं विजिलेंटिज्म। ठीक, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर बैन लगा दिया, स्टे लगा दिया है। तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है जिसको कि आपके लिए जानना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स रेगुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक मार्केट्स रूल्स 2017, यानी कि ये जो है तो ये एक रूल है, नियम है, ये एक्ट अलग से नहीं है। यानी कि जो एक्ट पहले से रहा होगा तो उसी के अंतर्गत ये अधिकारिता रही होगी सरकार को कि वो उसमें रूल्स बना सकती है। इससे संबंधित जो एक एक्ट 2017 में बनाया गया था उसका नाम था क्रुएल्टी टू एनिमल्स मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स एक्ट 2017। हो सकता है कि ये जो रूल है इसी एक्ट से बनाया गया हो या कि जो पुराना प्रिवेंशन टू एनिमल्स एक्ट 1960 वाला उससे बनाया गया हो, स्पष्ट रूप से यहाँ दिया नहीं है। लेकिन ये जो रूल था, जो नियम था, तो इस पर मदुरई हाई कोर्ट ने पहले ही स्टे लगा दिया था और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टे लगा दिया है। हालांकि आपको बता दूं कि पशुओं का व्यापार इत्यादि जो है तो राज्य सूची के विषय में आता है, तो ऐसे भी इसमें केंद्र सरकार को ऐसे कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है जब तक कि राज्यसभा कुछ अपने एक विशेष बहुमत से इस बात के लिए पारित ना कर दे कि राज्यों के लिए कोई वो ऐसा नियम बनाए। ठीक, तो आपको वो आर्टिकल ज़रूर ध्यान में होना चाहिए क्योंकि ये जो सारी खबरें हैं ये कभी नहीं पूछी जाएंगी, वहाँ पर उसके निहितार्थ पूछे जाएंगे कि अगर केंद्र सरकार राज्यों के संबंध में राज्य सूची में के विषय में कोई भी कानून बनाना चाहे तो कैसे बना सकती है। तो उसको आप ज़रूर पढ़ के रखिएगा। तो दोस्तों, अगली खबर है कि सेंसर नेटवर्क टू मैप एंड प्रिडिक्ट पॉल्यूशन एफ्लुएंट्स इन गोदावरी, यानी कि गोदावरी में प्रदूषकों और जो अन्य प्रकार के एफ्लुएंट्स होते हैं अर्थात जो द्रव प्रदूषक होते हैं जो कि नाली इत्यादि में बहते हैं उनको एफ्लुएंट्स कहा जाता है। तो उन सारे प्रदूषकों को मैप करने के लिए, यानी कि उन पे निगरानी करने के लिए, उनको मापने के लिए और उनके बारे में आकलन करने के लिए एक सेंसर नेटवर्क का निर्माण किया है। तो गोदावरी नदी में लगाया जाएगा। तो गोदावरी नदी के बारे में विशेष पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सी सहायक नदियाँ है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से बहती है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। हालांकि जो पिक्चर है स्पष्ट नहीं आ पाई आज के अखबार में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मकसद क्या है, डिटेक्ट एंड एंटिसिपेट पॉल्यूटेंट्स दैट एंटर द गोदावरी, यानी कि ऐसे सभी प्रदूषकों को डिटेक्ट करना, ढूंढना जो कि गोदावरी में प्रवेश कर जाते हैं। डेवलप एन इकोनॉमिकल रिवर वाटर फोरकास्ट सिस्टम, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि जो रिवर वाटर फोरकास्ट सिस्टम है कि पानी का, जो नदी का पानी है वो किस प्रकार से गंदा हो रहा है उसके बारे में पहले से ही जानकारी लगा ली जाए, तो उसे कहते हैं फोरकास्टिंग। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि फोरकास्टिंग के कई तरीके हो सकते हैं, कुछ महंगे हो सकते हैं, कुछ सस्ते हो सकते हैं। तो सस्ते तरीके हमें खोजने हैं। तो जो ये प्रणाली बनाई गई है एक सस्ती प्रणाली होगी। तो अगला है एक्सेस रॉ डाटा टू प्रोड्यूस द एफिकेसी ऑफ द प्रपोज्ड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ऑन गोदावरी बैंक्स, यानी कि इसके द्वारा जो रॉ डाटा है अर्थात कि जो ज़मीनी आंकड़ा है वो निर्मित किया जाएगा ताकि जो ट्रीटमेंट प्लांट की एफिकेसी है, प्रभावशीलता है, उसको बढ़ाया जा सके। और एसएस वाटर क्वालिटी, यानी कि पानी की गुणवत्ता का आकलन करना। और लास्ट में लिखा हुआ है गेज इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल इन्वायरमेंट, अर्थात कि
स्थानीय पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात का मापन करना। तो ये इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो कि पूरा सेंसर नेटवर्क बनाया गया है। अगला इसमें टूल्स कौन कौन से होंगे, यानी सेंसर नेटवर्क किस प्रकार से कार्य करेगा। तो इसमें है कि सैटेलाइट मॉनिटरिंग होगी, यानी कि उपग्रहों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। अगला है एम्प्लॉइंग रिमोट सेंसर्स टू मेजर माफ़ी चाहूँगा। लिखा हुआ है कि बैंक शुड डाइवर्ट लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन ऑर्डर टू हेल्प जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द कंट्री। यानी कि देश के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जो असंगठित क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि बैंक ऐसे स्व सहायता समूहों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप स्व सहायता समूहों को लोन देते हैं तो छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित करते हैं, चाहे वो शिल्पकारी की इकाइयाँ हों, दस्तकारी की इकाइयाँ हों, या अन्य कोई छोटे मोटे चीज़ें बनाने का काम धंधा वो शुरू कर देते हैं उस पैसे से। उससे क्या होता है कि आसपास के क्षेत्र के स्थानीय लोगों को उन छोटे छोटे इकाइयों में रोज़गार मिल जाता है। हालांकि ये जो इकाइयाँ होती हैं तो ये अनऑर्गेनाइज्ड कही जाती हैं, क्योंकि इनमें मुश्किल से 5 से 10 लोग काम करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बात जाननी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, असंगठित क्षेत्र हैं, उन्हीं में हमारे देश में ज़्यादातर लोग रोज़गार प्राप्त कर पाते हैं, और जो हमारे संगठित क्षेत्र हैं तो उसमें बहुत कम लोगों को रोज़गार प्राप्त है। तो देश का तकरीबन जो 85 से 90% रोज़गार है वो असंगठित क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है। तो आवश्यक ये है कि असंगठित क्षेत्रों को ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करके उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके। ठीक, तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है हमारे देश में वो है असंगठित क्षेत्रों को कैसे खड़ा किया जाए। असंगठित क्षेत्रों को खड़ा करने के लिए स्व सहायता समूह और इसके अलावा सहकारी समितियां इत्यादि स्थापित किए गए। लेकिन ये देखा गया है कि जब तक उनके पास निवेश के लिए धन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होगा, तब तक वो स्व सहायता समूह अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बैंकों को ये कहा गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि जो प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण है, तो वो ऐसे छोटे छोटे समूहों को दिया जाना चाहिए, लघु उद्योगों इत्यादि को दिया जाना चाहिए, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार इन छोटे क्षेत्रों में पैदा किया जा सके। ठीक, और ख़ासकर जो स्व सहायता समूह हैं तो वो पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कि जो लघु उद्योग हैं तो कई सारे ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं, संगठित भी होते हैं, पर स्व सहायता समूहों से जो बनते हैं आमतौर पे उद्योग हमेशा ही कैसे होते हैं, असंगठित होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसलिए देश में अभी सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, खासकर की जो ग्रामीण बेरोज़गारी है, उसे कम करने के लिए हमारे सभी बैंकों को ये चाहिए कि वो ऐसे स्व सहायता समूहों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें। एक बात उन्होंने यहाँ पे ये भी कही है कि भारत देश में विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन ये विकास जो है ये इक्विटेबल नहीं है, अर्थात ये समता मूलक नहीं है। यानी कि किसी के पास ज़्यादा पैसा आ गया है और किसी के पास अभी भी बहुत कम पैसा है। तो इस प्रकार से जो विकास का असर हुआ है तो वो सभी के लिए बराबर नहीं हुआ है। जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहा है, लेकिन ग्रामीणों के लिए और गरीबों के लिए और ख़ासकर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही बुरा रहा है। तो ऐसे लोग जो कि शहरी क्षेत्रों में, स्लम में रहते हैं, या कि फिर जनजातीय इलाकों में रहते हैं,
और ऐसे लोग, पीपल ऑन द मार्जिन्स, जो कि हाशिए पर लोग हैं, अर्थात जो कि सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं है देश की आर्थिक प्रगति का। तो इसलिए वो ये कहना चाहते हैं कि बैंक जो हैं तो इसमें सहायता कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे करके स्व सहायता समूहों को। अगला है स्टार्टअप इंडिया स्लो पेस वरीज गवर्नमेंट। आपको पता होगा कि स्टार्टअप इंडिया जो था तो काफ़ी ज़ोर शोर के साथ भारत में शुरू किया गया था, और इसका जो मकसद था वो ये था कि देश में नई प्रौद्योगिकी और नई टेक्नोलॉजी के साथ नवीन स्टार्टअप शुरू किए जाएं और उनको विशेष प्रकार के छूटें प्राप्त होंगी, टैक्स में छूट प्राप्त होगी और सरकार उनकी विभिन्न प्रकार से सहायता भी करेगी। तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इस प्रकार से शुरू किया गया। लेकिन होता क्या है, भारत देश में नियम कायदे ऐसे बना दिए जाते हैं कई बार कि वो स्कीम है सिर्फ नाम की रह जाती है, क्योंकि कोई उसका लाभ ही नहीं ले पाता। क्योंकि उसका लाभ लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो योग्यता का पैमाना बनाया जाता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है कि उसमें कोई भी फिट ही नहीं हो सकता। अब आप ये सोचिए कि 18 महीने से ये योजना चल रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ भारत देश में 39 कंपनियां ऐसी हैं जिनको कि ये माना गया कि ये स्टार्टअप के लिए क्वालिफाइड है, यानी कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के लिए ये क्वालिफाइड हैं। अर्थात बाकी की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं तो उनको ये कहा गया कि आप हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो मानक हैं, उनको क्वालिफाई नहीं करते हैं, इसकी वजह से हम आपको स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत कोई भी टैक्स में छूट नहीं दे सकते हैं। तो एक तरीके से देश में स्टार्टअप को ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाई गई थी, जो कि अपने उस लक्ष्य में बिल्कुल फेल होती नज़र आ रही है। क्योंकि जब आप कोई कंपनी को लाभ दे ही नहीं रहे हैं, जब आपको सारी कंपनियों से टैक्स वसूलना ही वसूलना है, तब फिर ऐसी स्थिति में स्टार्टअप इंडिया कैंपेन का कोई खास महत्व तो नहीं रह जाता है। तो इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि देश में ज़ोर शोर से शुरू की गई स्कीम स्टार्टअप इंडिया क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाई है। तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त तो नहीं कर पाई है, लेकिन अगर सरकार उसमें कुछ नियमों में ढील दे, कुछ अन्य सहायता प्रदान करे लोगों को, तो हो सकता है कि वो प्राप्त कर ले। खासकर कम से कम मानकों को अपने ढीला कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां स्टार्टअप के रूप में समाहित हो सकें, सम्मिलित हो सकें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक। और हो सकता है कि इसको मुद्रा योजना से कंपेयर करने के लिए दे दे, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है तो इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा कामयाब योजना है। तो स्टार्टअप इंडिया जो योजना है तो लगभग फ्लॉप सी हो गई है। हालांकि उत्तर में कभी ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि योजना असफल हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। आपको हमेशा उत्तर बैलेंस्ड रखना है और वहाँ पे ये लिखना है कि योजना आशानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई है, और ऐसा ऐसा अगर किया जाए तो ये आशानुरूप प्रदर्शन कर लेगी। ठीक। तो ये आपको उत्तर में उसमें शामिल करना है। तो कुल मिला के इतना ही था आज के पेपर में जानने लायक, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी बहुत सारे आप वीडियोस देखते होंगे इधर उधर, तो वो सारे लोग अभी भी वही सब कुछ पढ़ा रहे हैं जो पिछले साल बताते थे, और आया कुछ नहीं और नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। और जो कुछ आना होगा तो विज़न की आती है हर महीने आखिर में, तो उसको उठा के पढ़ लेना, हिंदी में रहती है, उसी से आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। आप लाख हिंदू पढ़ लीजिए, आप डेली उसमें 1 घंटा बेकार कीजिए अपना, चाहे वीडियोज़ देख के कीजिए इधर उधर की, चाहे कुछ और करके कीजिए। कुल मिला के जो खबरें हैं वो 4-6 गिनी चुनी हैं, उसके अलावा कोई खबरें आनी नहीं हैं। तो वही टाइम पास कर सकते हैं आप विभिन्न जगहों पे जा कर के, अभी तक करते आए हैं। मैं भी पहले इधर उधर करता था, लेकिन अब आप सभी को समझना है कि द हिंदू इकलौता सोर्स नहीं है, इसमें न्यूनतम समय दीजिए ताकि ये पूरा एक बार ख़त्म हो जाए, तो फिर आप बाकी सोर्सेज पे जा कर के उनको पढ़ सकें। नहीं तो इसके अगर भरोसे आप रहेंगे पूरी तरीके से, तो फिर आपके लिए भारी मुश्किल पैदा हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।